दोस्तों टॉस द कॉइन लिमिटेड ये कंपनी आ गई है अपना पब्लिक इशू लेकर एसएमई पर, और ये 10 दिसंबर 2024 को खुलकर 12 दिसंबर 2024 को बंद होगा। दोस्तों इस कंपनी के जो शेयर्स का प्राइस बैंड है वो कंपनी ने 172 रुपीज़ से 182 रुपीज़ पर शेयर रखा है। दोस्तों ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, अच्छा है। एसएमई का जो इशू है वो छोटे छोटे इशू आए तो छोटी कंपनी है वो भी आगे बढ़े। कंपनी ने कहा है कि भाई केवल हम 5,04,000 शेयर्स के लिए ये इशू लेकर आए हैं, और भैया हमारा इशू साइज जो है केवल और केवल 9.17 करोड़ रुपीज़ है। आपको बस 600 शेयर्स में लगाना है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1,09,200 रुपये आप लगाकर यहाँ पर कर सकते हैं काम शुरू। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई एसएमई पर ये होगा शेयर लिस्ट। कंपनी ने कहा है कि देखो भैया हमारी कंपनी जो है इज ए मार्केटिंग कंसल्टिंग कंपनी which provides custom made marketing services to clients। कंपनी ने यह भी कहा है कि वी आर ग्रोथ एक्सेलरेटर हु हेल्प बिजनेसेस ग्रो बाय इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग ऑपरेशंस दैट इज क्रिएटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल। वी वर्क विद कंपनीज टू ब्रिंग ए न्यू एज मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव टू देयर बैंड। तो ये कंपनी ने दोस्तों अपना जो बिजनेस है उसके बारे में बताया है। दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल जरा देख लेते हैं। कंपनी ने कहा कि भैया हमारा जो 2022 में रेवेन्यू है लगभग 3 करोड़ है, 2023 में 4.83 करोड़, 2024 में 4.95 करोड़ रुपीज़, यानी धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा है। 22 से 23 में ज़्यादा बढ़ा, 23 से 24 में जो ग्रोथ है वो थोड़ी उतनी ज़्यादा नहीं हुई। दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2022 में 1.05 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर हो गया 1.78 करोड़ रुपीज़। लेकिन 2024 में कंपनी ने कहा कि भैया ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे कि पब्लिक इशू ला रहे तो प्रॉफिट धुआंधार दिखा दें। जो सच्चाई है वही आपको बता रहे हैं, घट गया तो घट गया, यानी 1.78 करोड़ से लेकर ये 2024 में पैट जो है इनका पहुंच गया घटकर 1.09 करोड़ रुपीज़। दोस्तों जो पैट मार्जिन है वो था इन द रेंज ऑफ 35 to 37% इन द ईयर 2022 एंड 2023, वो घटकर रह गया 2024 में लगभग 23%। दोस्तों यहाँ कंपनी ने कहा है कि भैया देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी सुन लो हमारा क्या है। उन्होंने कहा कि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन 2.95 करोड़ रुपीज़। ठीक है भैया, इसकी सब डिटेल भी दे दी उन्होंने। एक दूसरा ऑब्जेक्ट उन्होंने बताया कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर ओपनिंग न्यू ऑफिसेज 1.2 करोड़ रुपीज़ कहा कंपनी ने, यहाँ हम यूज़ करेंगे क्योंकि भैया छोटा ही इशू लेकर आ रहे हैं। तो मुझे दोस्तों बड़ी खुशी हुई ये ऑब्जेक्ट देखकर। मैंने देखा कि कंपनी तो भैया 3 जगह नए ऑफिस लेकर आ रही है, खरीद रही है। एक तो कोयम्बटूर के पास, एक बेंगलोर में और एक गुरुग्राम में। तो बढ़िया है भैया, 3 जगह और कंपनी की जो प्रेजेंस है वो हो जाएगी। कंपनी ने कहा है कि वी प्रपोज टू यूटिलाइज 1.20 करोड़ रुपीज फ्रॉम द नेट प्रोसीड्स टुवर्ड्स सेटिंग अप न्यू ऑफिसेज इन कोयम्बटूर, बेंगलोर एंड गुरुग्राम, इंडिया। फिर देखिए कंपनी क्या कहती है। कंपनी कहती है वी प्रपोज टू परचेज एन ऑफिस स्पेस लोकेटेड नियर कोयम्बटूर, बेंगलोर एंड गुरुग्राम, इंडिया। कह रही है भैया हम ऑफिस खरीद रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार सस्ते में ऑफिस खरीद रहे हैं। तो कंपनी ने ये भी कहा कि भाई वी बिलीव दिस विल इम्प्रूव आवर ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस आवर लीज रेंटल कॉस्ट विच कॉन्स्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जानकर कि भैया ये तो बढ़िया है, कंपनी अब अपना ऑफिस ले रही है 3 जगह, तो ये इनके जो रेंटल हैं, लीज हैं, ये भी कम हो जाएंगे और नेचुरली जो प्रॉफिट कम हुआ था वो भी शायद अब इनका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा दोस्तों, इस छोटे से पब्लिक इशू में भी शायद इतनी अच्छी तरह से आरएचपी को नहीं देख पा रहे हैं जो भी कंपनी है या मर्चेंट बैंकर है जिनको भी देखना होता होगा। कंपनी में 75 पेज से लेकर 78 पेज ऑफ दिस आरएचपी ऐसा देखने में लग रहा है कि कंपनी तो भैया फुल्ली मैनेज्ड को वर्किंग स्पेस शायद रेंट पर ले रही है, और जो फंड्स जो यूज़ करना चाहती हैं वो भैया सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के लिए यूज़ करना चाहती है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ खर्च करना नहीं चाहती। कंपनी ने कहा कि भैया देखो हमारा जो एवरेज सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो न्यू ऑफिस के लिए जो जो हमने सिटी बताई हैं, कोयम्बटूर में 12 लाख रुपए,
बेंगलुरु में 42 लाख रुपीज़, गुरुग्राम में 66 लाख रुपीज़ ये हम भैया खर्च करेंगे। तो ये मुझे दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा कि भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, ऑफिस परचेज करोगे, लीज रेंट बंद करोगे, या फिर ये ऑफिस लीज पर लेकर फिर यहाँ भी किराया देना शुरू करोगे। कंपनी से रिक्वेस्ट है कि ज़रा वो बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों एक और ऑब्जेक्ट है, उन्होंने कहा कि भाई हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी यूज़ करेंगे 2 करोड़ रुपये। लेकिन दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया है कि भाई देखो 2 करोड़ रुपए पूरा का पूरा तो हम यूज़ कर नहीं लेंगे अभी इस साल में 2025 में, तो 80 लाख रुपए हम यूज़ कर लेंगे भैया इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में, और जो बाकी बचा 1 करोड़ 20 लाख वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में यूज़ कर लेंगे। मैंने देखा यार ये कंपनी को ज़रूरत भी है कि नहीं ये वर्किंग कैपिटल की भैया, या वैसे ही पैसे ले रहे हैं हमसे। तो 2025 में दोस्तों फाइनेंशियल में जहां कंपनी कह रही है कि भाई 80 लाख रुपए हम यूज़ करेंगे इस आईपीओ फंड से, वहीं कंपनी कह रही है कि भैया हमारे पास इस 31 मार्च 2025 को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स रहेंगे 3.83 करोड़ रुपीस के, 3 करोड़ 82 लाख 80 हजार रुपए। तो भैया ये 80 लाख रुपए हमसे लेके क्या करोगे, आपके पास तो कैश है इसमें से यूज़ कर लो। अगले साल भी देखो आपने कहा कि भाई अच्छा चलो इस साल की तो बात ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए हम फाइनेंशियल ईयर 2026 में यूज़ करेंगे। भाई साहब आपके पास उस साल में भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हैं 303.72 लैक्स, यानी लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा आपके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट में है। तो ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए का तो हमें समझ नहीं आया वर्किंग कैपिटल में कहाँ यूज़ करोगे, ये तो भैया आपके बैंक अकाउंट में जमा रहेंगे, एफडी में, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, जहाँ आप रखना चाहते हो। तो यहाँ ये रिक्वायरमेंट मुझे समझ नहीं आई कि कंपनी भैया ये पैसा क्यों हमसे मांग रही है। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, हर वीडियो में बताता हूं, यहाँ भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो एनालिसिस हम करते हैं केवल और केवल नॉलेज देने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। कोई इन वीडियो के बेस पर अगर आप कोई भैया अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेंगे तो उसके लिए भैया ना तो मैं, ना हमारा चैम्बर, ना हमारी कंपनी, ना हमारी टीम, कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप कंपनी का आरएचपी पढ़िए, आप आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानने वाले हैं, उनसे सलाह लीजिए। जो भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको किसी रेगुलेटर ने ऑथराइज कर रखा है, आप उनके पास जाकर उनसे पूछिए। अपने दोस्त, रिश्तेदारों, पड़ोसियों जिससे आप पूछना चाहे पूछिए। मुझे किसी रेगुलेटर ने ऑथराइज नहीं किया ये बताने के लिए कि मैं आपको कह सकूं कि इन्वेस्ट करो या ना करो। पूरी तरह से डिसीजन आपका है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ना मैं आपको कोई ऐसे एडवाइस करता हूं, ना मैं आपको जीएमपी भी बताता हूं। मैं तो दोस्तों यहां तक भी नहीं बताता कि भैया जीएमपी इतना, ताकि आप उससे कुछ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाओ। पूरा आपका डिसीजन है दोस्तों, अच्छी तरह सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए और फिर अपना डिसीजन ले लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।